रसायन अध्याय अपन ने शुरू किया था, उसका पहला पाठ था अभया आमल की अध्याय। इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो अपने को याद रखनी है। एक तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपन ने रसायन की बात की थी, रसायन की परिभाषा अपन ने देखी थी। चक्रपाणी ने एक परिभाषा बताई, दूसरी एक सारंगधर ने बताई और एक चरक ने भी बताई। तीनों परिभाषाएं अपने को याद रखनी है। इसके अलावा अपन ने कहा भाई जितनी भी चीजें, इसमें काफी चीजें दो दो प्रकार की, जैसे अपन ने कहा भाई भेषज दो प्रकार का होता है, स्वस्थस्य ओजस्कर और आर्तस्य रोगनुत। इसी प्रकार से अपन ने कहा भाई एबेसिस भी दो प्रकार का होता है, एक बाधन होता है, एक सानुबाधन होता है ना। बाधन वो होता है जो एक्यूट होता है, जो तात्कालिक कष्ट देने वाला होता है। उसका उदाहरण अपन ने देखा था विष। उसका उदाहरण याद रखना, विष। और विष की तात्कालिक उपद्रव होते हैं और उसके सॉरी तात्कालिक कष्ट होता है और अल्प उपद्रव होते हैं, उसमें उपद्रव कम होते हैं। अल्प उपद्रव किसमें भाई, बाधन की बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। दूसरा अपन कहते हैं भाई जो सानुबाधन होता है वो दीर्घकालिक कष्टदायक होता है, लंबे समय तक, जो क्रोनिक डिजीज होती है ना, लंबी चलती है वो। इसका चक्रपाणी ने एक उदाहरण बताया है, दीर्घकाल अवस्थाई कुष्ठ। हो सकता है, क्योंकि दीर्घकाल अवस्थाई अगर आएगा ऑप्शन में, तब तो क्या भाई अपन क्या बता देंगे, अपन देख लेंगे भाई दीर्घकाल अवस्थाई, बहुत देर तक रहने वाला कुष्ठ। तो हो सकता है ऑप्शन में केवल कुष्ठ आ जाए। तो आचार्य चक्रपाणी ने जो बताया है इसका उदाहरण सानुबाधन का, वो है दीर्घकाल अवस्थाई कुष्ठ। और इसके अलावा एक दूसरी विष भी याद रखना है कि विष जो होता है ना वो तो बाधन होता है, और दूसरी विष जो होता है वो सानुबाधन होता है। ये दो चीजें भी अपने को ध्यान में रखनी है। इसके बाद अपन आगे चलेंगे। लास्ट में अपन बात कर रहे थे, रसायन की बात अपन ने की थी कि रसायन जो होता है ना वो अपने को दो तरीके से लेना होता है, एक कुटी प्रावेशिक होता है और एक वातातपिक होता है। कुटी प्रावेशिक में अपन ने देखा था भाई कुटी के निर्माण में कौन कौन सी चीजों का अपन को ध्यान में रखना है। फिर अपन ने कहा भाई रसायन ऐसा नहीं है कि कुटी प्रावेशिक लेना है और अपन सीधा ही कुटी में चले जाएंगे, नहीं, उससे पहले अपने को काल देखना पड़ेगा। और उसके लिए अपन ने कहा था भाई सूर्य जो है वो उत्तरायण में हो, या फिर अपन कहे आदान काल हो, और आदान काल का भी शुक्ल पक्ष हो, और धृति स्मृति और बल को धारण करके मनुष्य को कुटी में प्रवेश करना चाहिए। और कुटी में प्रवेश करने के बाद ऐसा नहीं है कि तुरंत रसायन का सेवन कर लेंगे, उससे पहले अपने को शोधन करवाना है। और शोधन कराने के लिए एक योग बताया था, जिसका अपन ने कहा भाई हरित की आदि चूर्ण कहा, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है। अभी काफी सालों से नहीं आया तो अभी आ सकता है भाई। उसमें अपने को कौन कौन सी चीजें याद रखनी है कि भाई एक तो उसके जो कंटेंट है वो याद रखने हैं। ठीक है, अपन ने कहा भाई उसमें हरित की चूर्ण होता है, हरा साग याद किया था। हरित के नाम चूर्णानी सेंधव आम्ल के गुड़म, ऐसे जी मतलब सेंधव आम्ल की और गुड़। इसके अलावा वचा था, विडंग था, रजनी थी, पीपली थी और विश्व भेषज था। इनके थोड़े से अपने को सिनोनिम्स भी याद में रखने हैं। हो सकता है क्या आ जाए, सिनोनिम आ जाए एग्जाम में, है ना। अभी हाल ही में एक क्वेश्चन आया था, शायद 2023 का क्वेश्चन था कि भाई जीवनीय जो महाकसाय है उसका कौन सा कंटेंट नहीं है, या फिर कौन सा कंटेंट दिया गया है, ऐसा कोई क्वेश्चन था। उसमें यष्टि मधु, उसमें जो श्लोक में देखोगे ना तो मधुक नाम था, लेकिन ऑप्शन में यष्टि मधु दे दिया। तो वो ध्यान रखना है ना। तो ये चीजें हैं। तो सिनोनिम भी जो है ना वो ऑप्शंस में आ जाती है। इसके बाद अपन ने बात आंवला और हरितकी के लिए अपन बोल रहे थे कि भाई इसमें जो वीर्य है ना उसका डिफरेंस होता है बस, है ना। अपन ने कहा भाई हरित क्या वीर्य से तू विप्रय। तो आंवल की जो होती और हरित की होती है उनमें सिर्फ वीर्य विपरीत होता है, बाकी सारा मामला जो है वो गुण और कर्म जो है वो सेम होते हैं। HU से याद करते हैं कि हरितकी का जो वीर्य होता है वो उष्ण होता है, और आम्लकी का जो वीर्य होता है वो शीत होता है। ठीक है, ये बातें हुई थी। इसके बाद कुछ बातें हरितकी की अपन और करेंगे, है ना। कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। सबसे पहले अपन ने कहा था भाई आचार्य भाव प्रकाश ने बताया है हरितकी के 7 भेदों की बात की है ना। या फिर अपन कहेंगे हरितकी की जातियां बोल सकते हैं इसको। हरितकी की 7 जातियों की बात करते हैं अपन। ये चीज भाव प्रकाश में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। अभी नाम पढ़ लेते हैं। विजया, रोहिणी, चय व पूतना, चय अमृता, अभया, जीवंती, चेतकी, चैती, पथ्या, सप्त जाति है। पथ्या जो मैंने कहा था भाई, पथ्या किसका सिनोनिम है, हरितकी को बोल देते हैं पथ्या, और पथ्य जो है वो भेषज को बोलते हैं। ये बात भी अपने को ध्यान में रखनी है। इसी प्रकार से प्लंकस और प्लंकसा भी होता है, वो आपको समय के साथ बताएंगे, है ना। एक प्लंकस होता है और एक प्लंकसा होता है ना, ऐसे कुछ सेम सेम नाम होते हैं। चलेगा, यहाँ बात करते हैं अपन कि हरित की जो होती है अतिसार को भी दूर करती है, यद्यपि ये रेचक होती है।
क्या कह रहा है भाई, ये अतिसार को ट्रीट करने वाली है, जबकि हरित की क्या कराने वाली होती है, रेचन कराने वाली होती है, दोषों को बाहर निकालने वाली होती है ना, एक प्रकार से मल को पतला करने वाली कह सकते हैं। फिर भी ये क्या करती है भाई, अतिसार को दूर करती है। इसका प्रयोग उबाल कर किया जाए तो अतिसार और ग्रहणी को नष्ट करने वाली होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है देखो, हरितकी का सेवन अगर उबाल के किया जाए तो वो अतिसार और ग्रहणी को नष्ट करने वाली होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो, और भी पूछे जा सकते हैं। देखो नीचे अपन पहले श्लोक पढ़ लेते हैं कि चर्विता वर्धयते अग्नि। अगर हरितकी का चबा के सेवन किया जाए, आपने हरित की ली और उसको आप चबा रहे हो, अगर उसका आप चबा के सेवन कर रहे हो तो वो आपकी अग्नि को बढ़ाने वाली होगी। पहली बात ये हो जाएगी भाई, हरितकी के संबंध में सही बात है। यहाँ पे लिख देंगे चर्विता और आगे दे देंगे आपको रिक्त स्थान। अब आगे क्या फिल करना आपको कि भाई अग्नि का वर्धन करती है। दूसरा, अगर पेशिता, अगर आप उसको पीस के सेवन कर रहे हो तो वो मल शोधनी होती है ना, पेशिता होगी तो वो मल शोधनी होगी। और स्वीना, स्वीना मतलब उसका स्वेदन करवाना, या फिर मैं कहूँ उसको उबाल लेना। उबाल के सेवन करोगे तो अभी अपन ने कहा भाई वो संग्राहिणी होती है, मल को बांधने वाली होती है। क्या करने वाली होती है, मल को बांधने वाली। तो गृहिणी का और अतिसार का ट्रीटमेंट करने वाली होती है। कब, जब उसका उबाल कर या फिर स्विन्न करके उसका प्रयोग किया जाए तो। अगली बात आती है पथ्या। पथ्या मतलब हरितकी के लिए कहा गया है, भ्रिष्टा प्रोक्ता त्रिदोष नुत। अगर उसको भून कर उसका इस्तेमाल किया जाए तो वो त्रिदोष नुत होती है, तीनों दोषों का नाश करने वाली होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो अलग से आप थोड़ा सा एक बार पढ़ लेंगे जब भी पढ़ो, और उसके बाद एक बार अपना बिना देखे लिख भी लेंगे कि भाई चर्विता जो है, चर्विता मतलब हरितकी का अगर चबा के सेवन किया जाए तो वो अग्निवर्धन करेगी। दूसरा मैं कहूंगा अगर पेशिता मतलब पीस के सेवन किया जाए तो वो मल शोधनी होगी। तीसरा मैं कहूँ भाई स्विना मतलब उसको उबाल कर उसका प्रयोग किया जाए तो वो संग्राहिणी होगी। चौथा मैं कहूँ भाई उसका अगर भून कर प्रयोग किया जाए भ्रिष्टा, तो वो त्रिदोष नुत होगी, तीनों दोषों के लिए हितकारी होगी। ठीक बात है। ये चार बातें अपने को पता होनी चाहिए। आगे आ जाओ, हरित की सेवन के लिए अयोग्य कौन कौन होते हैं। कुछ लोग जो है हरित की सेवन कुछ लोगों को नहीं करना चाहिए। सबसे पहले अजीर्णिनो, अजीर्ण के रोगी, रुक्ष भुज जो सूखा भोजन करते हो, स्त्री, मद्य विष कर्षिता, स्त्री सेवन के कारण, मद्य सेवन के कारण और विष सेवन के कारण अगर कर्षित हो गए हो, दुर्बल हो गए हो, कमजोर हो गए हो, उनको भी जो है वो हरितकी का सेवन नहीं करना है। सेवेर न अभयाम एते क्षुत तृष्णा अर्जित है। इसके अलावा जो अर्जित मतलब पीड़ित है, किससे पीड़ित है, क्षुत और तृष्णा से, भूख और प्यास से भी जो अगर पीड़ित है, उनको भी हरितकी का सेवन नहीं करना है। अजीर्णिनो रुक्ष भुज स्त्री मध्य विस्कर्षिता सेवेर न अभया एते क्षुत तृष्णा अर्जिता। तो क्षुत और तृष्णा मतलब भूख प्यास से जो पीड़ित है उनको भी नहीं करना। देखो अजीर्ण के रोगी, रुक्ष भोजन करने वाले, अधिक मैथुन करने वाले, मदिरा पान करने वाले, विष सेवन से जिन लोगों का शरीर जो है वो कृषित हो गया है, और जो व्यक्ति भूख प्यास और गर्मी से पीड़ित है, उन व्यक्तियों को हरितकी का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक बात है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी कंडीशंस में आपको हरितकी का सेवन नहीं करना है। और भी इनके अलावा बहुत सारी लिख देंगे, जिसको कास हो रखा है, हिक्का है, श्वास है, ऐसे लिख देंगे। समझ रहे हो, तो ये अपने को याद होना चाहिए श्लोक की, इस कंडीशन में अपने को हरितकी का सेवन नहीं करना है। आगे देखो, अब बात करते हैं इसके योगों की, बात कर लेते हैं। मैंने कहा था भाई इसके 6 योग हैं। ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपन ने कहेंगे, सबसे पहले प्रथम ब्रह्म रसायन पढ़ेंगे, उसके बाद में द्वितीय ब्रह्म रसायन पढ़ेंगे, फिर स्वयंप्राश की बात करेंगे, फिर आम्लक रसायन की बात करेंगे, हरित की रसायन की, और दो हरित की रसायन है उनकी बात अपन करेंगे। अब देखो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं ब्रह्म रसायन, और ये ऐसी बातें हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हाल ही में भी यहां से क्वेश्चन आया है। देखिए बात कर लेते हैं सबसे पहले, कह रहा है कि पंचानाम पंचमूला नाम भागान 10 प्लोन मितान। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार की 3 लाइनें जो है इस संहिता में अपने को देखने को मिलेंगी। तो पंचानाम पंच मूला नाम भागान 10 प्लोन मितान, इसे क्या क्या लिया गया देखो, पांचों पंचमूल के अलग अलग 10-10 पद, अर्थात एक पंचमूल 10 फल। देखिए पंचमूल होता है जिसमें 5 पौधे होते हैं, 5 औषधियां होती हैं जिनकी मूल ली जाती है, उसको बोलते हैं पंचमूल। और ये पंचमूल कई प्रकार के होते हैं। यहाँ पे कह दिया भाई पंचमूल, मतलब 5 ऐसी कैटेगरीज हैं जिनमें 5-5 पौधे हैं और जिनकी 5-5 मूल ली गई है।
तो उन पांच का जो कॉम्बिनेशन है उसको क्या बोल दिया, पंचमूल बोल दिया। तो कह रहा भाई प्रत्येक पंचमूल आपको कितनी लेनी है, इन्होंने कहा 10 पल की मात्रा में लेनी है। एक पंचमूल आपको कितनी लेनी है, 10 पल की मात्रा में लेनी है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है बताइए एक पर्टिकुलर औषधि जो है वो कितनी होगी, तो 5 का 10 है तो 10/5 तो 2 पल हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि अर्थात एक पंचमूल 10 पल, प्रत्येक द्रव्य आपको 2 पल की मात्रा में लेना है। हरितकी का फल 1,000 और नए आंवले 3,000। अब देखो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, देखो कैसे आता है। कह रहा है कि पंच पंचमूला नाम भागान दलो 10 पलोन्मितान, मतलब इन जो पंच पंचमूल है इनके एक पंचमूल का भाग कितना लेंगे अपन, 10 पल लेंगे। हरित की सहस्त्र त्रिगुणात्मक त्रिगुणा आम्लकम नवम, क्या करना है, 1,000 सहस्त्र मतलब 1,000 हरित की लेनी है और इससे 3 गुना आपको आम्लक नवम मतलब नए आंवले आपको लेने हैं। तो ये लाइन आती है हरित की सहस्त्रम च त्रिगुणाम त्रिगुण आम्लकम नवम, ये किसके लिए कहा गया, तो ये प्रथम ब्रह्म रसायन के लिए कहा गया। अगर वहां पे प्रथम ब्रह्म रसायन द्वितीय ब्रह्म रसायन ऐसे दिया गया हो तब अपन देखेंगे भाई यहाँ प्रथम लगा रहे। अगर ऐसे आ जाए ब्रह्म रसायन आ रहा है तो आप ब्रह्म रसायन टिक कर दोगे। ठीक है, नीचे आ जाते हैं। अब ये सारी जो पंचमूल है ना उनके सबके नाम दिए गए हैं जो कि अपने को नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये सारी हो गई, क्या पढ़ना वो अपन बात करेंगे। अब देखो आगे क्या कह रहा है। अब इसमें क्या करना है, भागान यथोक्ताम जो ऊपर बताया है वो अपने को लेना, तत् सर्वम साधे। जब आपने पूरे ले लिए तो 10 गुणे अम्बसी, अब उसमें 10 गुना जल डालना है। उसमें जल कितना लेना है, 10 गुना उसमें जल लेना है। कब तक उसको उबालना है, आगे क्या कह रहा है, 10 भाग अवशेषम तू पूतम तम ग्राह्येद रसम। कह रहा है कि वो जब तक उसको आपको उसमें उबालना है जब तक कि वो 1/10 भाग जो है वो नहीं हो जाए। ठीक है, देखो थोड़ा सा अपन देख लेते हैं फिर वापिस आते हैं। कह रहा है कि भाई आपको क्या करना है, सारा कार्यक्रम ले लेना है। इन 500 पंचमूल के 10-10 भाग लेकर सभी औषधियों को 10 गुने जल में आपको क्वाथ करना है। ठीक है, उससे क्या करोगे आप, 10 गुना जल उसमें डाल दोगे। ठीक है, इसके बाद में देखो 10 गुने जल में क्वाथ किया और 10 अंश शेष रहने रह जाए तो उसको छान कर पृथक एक पात्र में ले ले। कहां तक, 10 गुना लेना है और 1/10 बचे तब तक जो है वो उबालते रहना है उसको। ठीक है, और इसमें क्या करना भाई, 1,000 हरित की 3,000 आंवले, ये सब बात अपन ने करी। इसके बाद में देखो जो 5 प्रकार की पंचमूल है, एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, पहले कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कई सालों पहले, लेकिन अभी अपने को याद करना जरूरी है कि भाई ये जो 5 प्रकार की पंचमूल होती है ना, ये कौन कौन सी होती है। इसमें लघु होता है, वृत्त होता है, जिसको दसमूल बोल देते हैं। ठीक है, लघु होता है, वृत्त पंचमूल, पुनर्नवादी पंचमूल भी होता है, जीवनीय पंचमूल होता है, तृण पंचमूल होता है। ये 5 पंचमूल इसमें होती हैं। कौन सी, लघु हो गई, वृत्त हो गई, है ना, वृत्त पंचमूल हो गई, पुनर्नवादी पंचमूल, जीवनीय पंचमूल, तृण पंचमूल। एल बी लघु वृत्त, बी जे टी, एल बी पी जे टी, ऐसे करके याद करेंगे तो पुनर्नवादी, जीवनीय और तृण। जनरली मैंने देखा कि भाई जो क्वेश्चन आया है ना उसमें जो ऑप्शन था, मतलब ए बहुत सारी पंचमूल है ना, यहाँ पे जो 5 दी गई, पूछा भाई कौन सी 5 है कौन सी नहीं है निम्नलिखित में से, ऐसे क्वेश्चन आया तो वो जो नहीं वाला ऑप्शन था वो था कंटक पंचमूल। कंटक पंचमूल आप भी अगर क्वेश्चन करोगे उसमें दिखेगा आपको, तो इसके आगे ऐसे भी लगा सकते हो, कंटक पंचमूल लिख के काट लेना कि भाई इसमें कंटक पंचमूल जो है वो नहीं दी गई है। ठीक है, चलिएगा अभी आगे चलते हैं अपन। अब देखो थोड़ा सा और पढ़ते हैं भाई, इसमें मिश्री जो है वो 1100 पल छोड़े, तिल का तेल 2 आढ़क लेना है, गौघृत 3 आढ़क लेना है। अभी देखो इसको पढ़ेंगे, तिल का तेल 2 आढ़क, गौघृत 3 आढ़क, इन सबको एक ताम्र की कढ़ाई में मंद अग्नि में पकावें और करछुल से चलाते रहें और अवले को ऐसा भून लें जिसमें जलने न पावे और कच्चा भी नहीं रहे, है ना भाई, अच्छे से पकाना है। तब कढ़ाई को आग आग पर से उतार कर ठंडा हो जाने पर स्नेह घृत और तेल के आधे भाग 2.5 आढ़क मधु मिलावे। अब देखो ये कुछ समझने की बात है। अब आपसे पूछे बताइए भाई इसमें स्नेह कितना लेते हैं, स्नेह पहला क्या है, अगर आपसे पूछे तिल तेल कितना लेते हैं आप कह दोगे 2 आढ़क लेते हैं। आपसे कोई पूछे भाई घृत कितना लेते हैं आप कह दोगे 3 आढ़क लेते हैं। लेकिन इन दोनों को ही क्या बोलते हैं, स्नेह बोलते हैं ना भाई, घृत और तेल दोनों को। तो आपसे स्नेह पूछेंगे तो आप कितना लिख दोगे, 5 आढ़क। कितना लिख दोगे, 5 आढ़क। और 5 का आधा कितना होता है भाई, 2.5 होता है, 2.5 होता है। तो देखो क्या कह रहा है, स्नेह घृत और तेल के आधे भाग, यहाँ पे ठीक कर लेना, अगर 2.5 नहीं लिखा हो तो 2.5 कर लेना। 2.5 आढ़क मधु इसमें अपने को लेना है। किसका आधा लेना भाई, स्नेह का आधा लेना है।
अब देखो थोड़ा सा अपने को संस्कृत लाइन पढ़नी भी जरूरी है। तीन बातें इसमें और बता दी। पहली बात इसमें बताया भाई स्नेह का जो भाग लिया है ना वो कितना लिया है, वो लिया है 5 आड़क, या फिर मैं कह दूं तेलस्य द्वे आड़कम, तेल लिया है 2 आड़क, तत्र दद्याद त्रीणी च सर्पिस है, और जो घी लिया है वो 3 आड़क लिया है। पहली बात। दूसरा मैं कहूं भाई साध्य औदुंबर पात्रे तत्सर्वम मृदुना अग्निना। एक तो आपसे पूछ ले कि बताइए जो अब ब्रह्म रसायन बनाया जाता है इसमें किस प्रकार की अग्नि रखी जाती है, फ्लेम जो है वो कैसी रखी जाती है। तो अपन कहेंगे भाई मृदु फ्लेम रखी जाती है, जो अग्नि होगी वो कैसी होगी, मृदु अग्नि होगी। बात नंबर एक। ठीक है, तो क्या कह रहा है भाई साध्यम औदुंबर पात्रे तत्सर्वम मृदु अग्निना। दूसरी बात कह रहा है भाई वो जो छोद्र जो है, छोद्र मतलब मधु, मधु का प्रमाण कितना होगा। तो यहाँ पे कोई क्वांटिटी नहीं, क्वांटिटी नहीं दे रहा है छोद्र की, कह रहा है छोद्र प्रमाणम स्नेहार्धम। कह रहा है भाई जो छोद्र होगा ना वो स्नेह का आधा होगा, है ना, यही कह रहा है ये। तो देखो क्या क्या आपको पता चला कि भाई छोद्र का अगर पूछ ले तो आप 2.5 आटक लिख दोगे, नहीं तो आपको ऑप्शन में स्नेहार्ध ही मिलेगा, स्नेह का आधा भाग। दूसरा, इसमें औदुंबर पात्र की बात की है, इसमें आपको ताम्र पात्र, औदुंबर बोलते हैं तांबे के पात्र को बोला जाता है। पूरी चरक संहिता में ताम्र पात्र का 3 जगह पर नाम आता है भाई। औदुंबर पात्र या फिर ताम्र पात्र का 3 जगह प्रयोग बताया है। सबसे पहले ब्रह्म रसायन में, सबसे पहले ब्रह्म रसायन। दूसरा, दृष्टि पर्दावती वर्ती, ये पढ़ेंगे अपन आगे तो आएगा। तीसरा, सिद्म लेप, सिद्म लेप। ये 3 जगह पे जो है वो उदुम्बर या फिर ताम्र पात्र का वर्णन आया है। तो ये तीनों अपन याद करेंगे, बीडीएस याद कर लेंगे, बीडीएस। ठीक है, तो ब्रह्म, ब्रह्म रसायन, दृष्टि पर्दावर्ती वर्ती और सिद्म लेप, ये 3 चीजें। ठीक है, ये आपको याद है। अब देखो, अब अपन ने क्या किया भाई, देखो सबसे पहले अपन ने कहा भाई 5 पंचमूल लेनी है, प्रत्येक के 10 फल की मात्रा में अपने को लेना है। दूसरा, हरित की इसमें 1,000 लेनी है, आंवले इसमें 3,000 लेने हैं। इसमें जो टोटल अपन कार्यक्रम बना लेंगे उससे 10 गुना अपने को जल लेना है और उसको 1/10 तक पकाना है। अगली बात अपन कहेंगे तेलस से द्वय आड़के, जो तेल की मात्रा लेनी है वो 2 आड़क है, घी की मात्रा 3 आड़क है। टोटल 5 हो गया। इसका आधा जो है वो स्नेहार्द अपने को छोद्र का प्रमाण लेना है। इसको औदुंबर के पात्र में पकाना है मृदु अग्नि पर। इसके बाद कह रहे हैं कि कितनी मात्रा में इसका सेवन करना। अब बन गया, बन गया तो सेवन करना है कितनी मात्रा में, या न उपरुंध्याद आहारम एकम मात्रा जराम प्रति। कह रहा है भाई इतनी मात्रा में सेवन करो कि आपकी जो आहार मात्रा है उसको प्रभावित नहीं करे, है ना। कहीं ब्रह्म रसायन मिला, खाने बैठ गए, अब भाई भूख ही नहीं है, इतना नहीं खाना है कि आपकी जो आहार मात्रा जो कर रहे हो उसके मात्रा के ऊपर कोई प्रभाव पड़ जाए। ठीक है, ये बात, ये बहुत जगह है, ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है ना, लेकिन एक बार लिखी है बात तो अपन जरूर थोड़ा सा पढ़ लेंगे आगे, जैसे जैसे पढ़ते रहोगे आपको पता चलेगा कि ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है। अगली क्या कह रहा है भाई, व्याख्यानसा बाल खिल्यास तथा चान्य तपोधना। ये व्याख्यानस बाल खिल्या इस प्रकार के जो ऋषि थे इन्होंने जो है इसका सेवन किया था। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्योंकि पूछ लेते हैं, एक बार क्वेश्चन आया भाई व्याख्यानस बाल खिल्या आदि महर्षियों ने कौन से रसायन का सेवन किया था, वहां पे लिख दिया च्यवनप्राश, वहां पे लिख दिया आम्लघृत, है ना, वहां पे लिख दिया ब्रह्म रसायन। तो थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना है। तो व्याख्यानस और बालखिल्य ऋषियों का नाम किसके यहाँ पे आता है, ब्रह्म रसायन पढ़ते हैं उस समय आता है, ये बात अपने को ध्यान में रखनी। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो कि प्रथम ब्रह्म रसायन के लिए आप याद रखोगे, इसके अलावा जो है वो क्वेश्चन इसमें नहीं बनता है। चलिएगा, इसके बाद अपन आगे चलते हैं। देखो इस ब्रह्म रसायन को व्याख्यानस बालखिल्य तथा अन्य तपस्वी जन खाकर अनंत काल तक आयु का उपभोग करते रहे। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। इसके बाद में देखो अगला आता है द्वितीय ब्रह्म रसायन, है ना। द्वितीय में और कुछ बातें हो गई। देखो सबसे इंपॉर्टेंट देखो क्या बात है, जो प्रथम ब्रह्म रसायन है उसमें अपन ने कहा था भाई क्या चीजें ली गई, 5 प्रकार की पंचमूल उसमें अपन ने प्रयोग की थी, और उसमें कोई विशेष बिंदु नहीं था अगर मैं कंटेंट की बात करूं तो। लेकिन द्वितीय ब्रह्म रसायन में एक इंपॉर्टेंट बात है, इसमें जो है वो धातुओं का इस्तेमाल किया गया है, इसके अंदर धातुओं का यूज हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन वही पढ़ लेते हैं कि कौन सी धातु यूज हुई है, कनक रजत ताम्र प्रवाल काला अयस, है ना, काला लोहा अपन कह सकते हैं, काला अयस चूर्ण अष्ट भाग संयुक्तम, अभी पढ़ेंगे। लेकिन ये जो है ना सोना, कनक किसको बोलते हैं, सोने को बोलते हैं, रजत चांदी हो गई, ताम्र हुआ, प्रवाल हुआ, काला अयस चूर्ण हो गया, ये सारी चीजें अपने को लेनी है। तो ये क्या हो गए भाई, ये धातुएं हो गई। ठीक है, अब देखो
अब शुरू से आ जाते हैं अपन। कह रहा है कि यथो उक्त गुणा नाम आम्ल का नाम सहस्रम पिष्ट स्वेदन विधि ना पयस है उष्मणा। अब देखो पहला क्वेश्चन आता है कि बताइए पिष्ट स्वेदन विधि से कौन से रसायन का निर्माण किया गया भाई। तो पिष्ट स्वेदन विधि से द्वितीय ब्रह्म रसायन का निर्माण किया गया था। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए जैसे ऑप्शन दिखेंगे अपन कंफ्यूज हो जाते, ध्यान रखना है। इसमें आंवले की मात्रा कितनी है, सहस्त्र मात्रा। इसमें आंवले कितने लिए गए हैं, 1000 आंवले इसमें प्रयुक्त हुए हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्या कह रहा है भाई, प्रथम ब्रह्म रसायन में जिस प्रकार उत्तम आंवले का वर्णन है, जो आंवले वहां पे अच्छे आंवले बताए, उसी प्रकार के श्रेष्ठ आंवले 1000 लेने हैं। अब देखो थोड़ा सा पीछे आ जाओ, देखो कंफ्यूजन कहां पे है। यहाँ पे हरित की सहस्त्र है, इसीलिए लाइन आ जाती है हरित की सहस्त्रम च त्रिगुणात्म आम्ल, है ना। या फिर कह देंगे आम्ल का सहस्त्र, ठीक है। ऐसे बना देंगे आम्ल की सहस्त्रम च त्रिगुणा हरित की नवम, ऐसे कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना आपको कि 1000 हरित की पहले में है, अब हरित की 1000 हो गई तो दूसरे में अब 1000 आंवले हैं भाई, ये ध्यान रखना आपको। अब देखो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। प्रथम ब्रह्म रसायन में लिया श्रेष्ठ आंवले 1000 लेकर पृष्ठ स्वेदन यंत्र विधि से दूध के वाष्प से स्वेदन कर लें। उबल जाने पर गुठली निकालकर उस आंवले के गुदे को छाया में सुखाकर चूर्ण कर ले। बाद में 1000 उत्तम आंवले के सवरस से उस चूर्ण को भावित करें। अब देखो पहला तो क्या हो गया भाई, कितने आंवले लिए, 1000 लिए। उसके बाद में भावना दी, किसके दी, आंवले के सवरस की ही भावना दी। ठीक है, वो भी कितने, वो भी 1000। देखो ये भी अंडरलाइन कर लो। तद आम्लक सहस्र सौरस परिपीतम है। अब उसको 1000 आंवले के सौरस की भावना भी दी है, ठीक बात है। अब इसके बाद में देखो और क्या क्या लिया गया है। इस प्रकार से इसमें देखो ये सारी चीजें ले ली जो कि आपको नहीं याद रखनी है। केवाच के बीज, गुड़ूस, लाल चंदन, काला अगर, मुलेठी, महुआ, बहुत सारे मामला नहीं याद होगा, छोड़ दीजिए। कितनी कंटेंट है भाई, टोटल जो है वो 22 औषधियां हैं। और उन 22 औषधियों को समान भाग का कपड़ छान चूर्ण बनाकर उसी आंवले के चूर्ण में मिला देना। तो ये 22 कंटेंट इसमें मिलाए गए। सबसे पहले जो 1000 आंवले का चूर्ण किया, उसी में जो है वो सबको एक समान मात्रा में लेके उसमें डाल देना है। और क्या करना है भाई, इस जो 22 द्रव्यों का चूर्ण है, आंवले के चूर्ण से 1/8 होना चाहिए। जितने आंवले का चूर्ण हुआ इनका सबका क्या होना चाहिए, बराबर मात्रा होनी चाहिए। और आंवले के चूर्ण से जो है इनकी 1/8 होना चाहिए। अभी 1/8 की गणित है ना, ये भी देखो बहुत जगह आएगी, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। 1/8 की बात हो गई। अब देखो इसकी क्या कितनी होनी चाहिए, 1/8 होना चाहिए। पुनः इस चूर्ण को 1000 पल गंगेरन के सवरस से भावित करके छाया में सुखाना है। अब देखो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट आ गई। सबसे पहले देखो एक लाइन और पढ़ लेते हैं। और क्या करना, सुखाकर सभी चूर्ण से द्विगुण मात्रा में गोघृत या गोघृत और मधु मिलाकर ये सारी बना देना, छोड़ दीजिएगा इसको। सबसे पहले क्या कहा, आपको 1000 आंवले लेने हैं। इसका क्या लिया आपने, चूर्ण ले लिया। 1000 आंवले लिए अच्छे, उनका आपने चूर्ण ले लिया। इसके बाद आपने 1000 आंवले का क्या लिया भाई, सौरस लिया। 1000 आंवले का सौरस लिया। ये सौरस भी किसका है, आंवले का ही सौरस। इसकी आपने क्या दे दी, भावना दे दी भाई, उसी कार्यक्रम में आपने भावना दी। इसके बाद में देखो आपने क्या लिया भाई, 22 कंटेंट लिए, 22 औषधियां ली। कौन सी ली, अपना मैटर नहीं है भाई, लेकिन क्या ली, वो सारी की सारी सम भाग में ली। उनका भी क्या किया आपने, उनका भी चूर्ण बना लिया। और जो चूर्ण आपने बनाया वो किस मात्रा में लिया, आंवले का जो चूर्ण था ना शुरू में 1000 वाले, आंवले के चूर्ण का 1/8। तो मैं क्या कह दूं, आंवले का चूर्ण इंटू 1/8, इतना आपने लिया। अब मामला इतने में खत्म नहीं हुआ है। इसमें मैंने कहा भाई गंगेरन, जिसको अपन नागबला बोल देते हैं, नागबला सौरस की भी भावना देनी है। नागबला सौरस की भावना भी दे दी इसमें, ठीक है। वो भी कितना, 1000 पल। वो भी कितना है भाई, 1000 पल। अब देखो इधर आ जाओ, यहाँ पे क्या कहा भाई, 1000 पल गंगेरन, गंगेरन नागबला को बोलते हैं। पुनर्नागबला सहस्र पल सौरस परिपीतम, तो इसकी भी आपने 1000 पल नागबला सौरस की भी आपने क्या कर दी, भावना दे दी। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। आजकल जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं स्टेटमेंट वाले, कि निम्नलिखित में से कितनी स्टेटमेंट जो है द्वितीय ब्रह्म रसायन के बारे में सही है। और स्टेटमेंट सही आप तभी लगा पाओगे जब आपको मामला पूरा ढंग से याद है। तो अपना कार्यक्रम ये है कि भाई अपने जो पढ़ रहे हैं वो अपने को पूरा याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज होगी। इसके बाद में देखो मैंने कहा भाई इसमें एक चीज का और प्रयोग होगा, वो क्या है भाई, इसके अंदर धातुओं का भी प्रयोग हो रहा है।
तो एक चीज और बच गई, धातुओं का प्रयोग। और इनकी देखिए कौन सी धातुएं हैं, सुवर्ण भस्म, रजत भस्म, ताम्र भस्म, परवाल भस्म और उत्तम लोहे का चूर्ण। इन पांचों को लेना है और इनका भी कितना पार्ट लेना है, 1/8 लेना है। वो जो ऊपर जो पूरा कार्यक्रम था उसका 1/8 लेना है। अब देखो, अब मैंने क्या कहा कि जो 22 औषधियां थी जो कि आंवले के चूर्ण में मिलाई गई, उनका जो आपने कंटेंट लिया वो कितना था, वो 1/8 था। कितना था, 1/8। अरे किसका 1/8 था, आंवले के चूर्ण का 1/8 था। अब आपको 1/8 याद करके नहीं बैठ जाना है, स्टेटमेंट आ जाएगी। जो ये धातुएं ली गई है कौन सी, कनक, रजत, ताम्र, परवाल, काला, ऐसे चूर्ण, अष्टभागम संयुक्तम, ये जो है ये आंवले के चूर्ण का अष्टभाग है। क्या ये स्टेटमेंट सही है, नहीं है सही। ये कह रहा है ये जो सारे चूर्ण है ना, सभी चूर्ण के अष्टमांश लेना है। ऊपर जो कार्यक्रम है ना, उसका जो है वो उनका अष्टमांश होना चाहिए। ये जो 22 है ना, इनका भी चूर्ण मिलाना है, ये आंवले वाला ऊपर था वो भी मिलाना है। तो वो इनकी तुलना में क्या होगा, ये धातुएं ही थोड़ी कम होंगी। अगर धातुएं भी उतनी डाल दोगे तो हेवी मेटल अपन भी जानते हैं वो तो बेकार हो जाएगा, इतना ज्यादा आप धातुएं नहीं मिला सकते। तो धातुएं क्या होंगी, वो जितना टोटल कार्यक्रम बना है उसका 1/8। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो मैंने कहा भाई जो अष्टमांश वाला पार्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट है, 1/8 वाला। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है, ये भी ध्यान रखना, ऐसी बन के आ सकती है। आगे देखो, ये धातुएं कौन कौन सी हैं, याद कर लो। सूर्य का ताप लो, सूर्य का ताप लो, सूर्य से याद करना, सोना मतलब सुवर्ण। दूसरा, रै से रजत, ये सूर्य ऐसे लिखते हैं ना, सूर्य, ये सूर्य ऐसे लिखते हैं ना, सूर्य। तो रै से रजत आप याद रखोगे, है ना। या फिर सूरज लिख लेना, सूरज का ताप लो, ऐसे भी लिख सकते हो। सूरज से याद करना स्वर्ण, और रज से रजत याद हो जाएगा ना, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। और ताप से याद करना ताम्र, ठीक है। और प्रवाल, और क्या याद करोगे, प्रवाल, ताप, प्रवाल। इसके अलावा और लोह, लोह से क्या हो जाएगा, उत्तम लोह का चूर्ण, जो काला एस होता है उसको उत्तम लोह माना जाता है, उसका चूर्ण अपने को लेना है। इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप अलग से इसकी जो लाइनें हैं वो लिख सकते हो। इसके बाद देखो, क्वेश्चन आता है कि बताइए द्वितीय ब्रह्म रसायन में हरित की कितनी है, वहां बहुत अच्छे से आएगा 1000। दूसरा ऑप्शन आएगा 3000, है ना। तीसरा और दे देंगे, कहेंगे भाई हरित की नहीं है, भाई इसमें कहीं भी अपन ने हरित की नहीं पढ़ी है, इसमें हरित की का प्रयोग नहीं हुआ, पहली में हुआ है। पहली में अपन ने कहा हरित की सहस्त्र, 1000 हरित की ली गई है, लेकिन इसमें नहीं है। क्वेश्चन आ सकता है आंवले और हरित की का रेशियो क्या है ना। तो 1:0 भी हो सकता है ऑप्शन में, या फिर 1:3 भी आपको मिलेगा, आपको है ना, वो टिक नहीं करना है। इसके अलावा जो नागबला का सोरस है वो कितनी मात्रा में, 1000 पल में आपको लेना है ना। तो ये सारी बातें अपन कर चुके हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी अपने को ध्यान में रखना। चलो, अब जो अपन अगली बात करते हैं, नेक्स्ट अपना आता है, इसके फलश्रुति की बात आती है। भाई इसको जो अपन ने सेवन करेंगे उससे अपने को कौन सा फायदा होने वाला है, पढ़ लो थोड़ा सा। भवंती च अत्र इदम रसायनम ब्रह्म महर्षि गण सेवितम भवति इति रोगो दीर्घायु प्रियुंजानो महाबल है कांत प्रजानाम सिद्धार्थ चंद्र आदित्य समद्युति सुरुत्तम धार्यते सत्वम आर्ष च अस्य प्रवर्तते धरणीधर सारस्य वायुना सम विक्रम है स भवति विषम च अस्य गात्रे संपद्यते विषम। अब ये क्या है भाई, ये द्वितीय ब्रह्म रसायन की फलश्रुति है। अब देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन दो हो सकते हैं, अगर आपको सिर्फ ब्रह्म रसायन मिले तो आप बिल्कुल टिक लगा दीजिएगा, फिर ये नहीं कि सर क्वेश्चन जो बोनस जाएगा इसमें द्वितीय नहीं लगा, नहीं भाई ब्रह्म रसायन है तो वो जाएगा। अगर प्रथम द्वितीय अलग अलग लिखा है तो आप द्वितीय कर दोगे। ठीक, चलो अब देखो क्या क्या कह रहा है भाई, ब्रह्म रसायन से क्या आपको लाभ मिल रहा है। इदम रसायनम ब्रह्म महर्षि गण सेवितम, ये जो ब्रह्म रसायन है महर्षियों द्वारा सेवन किया गया, ठीक बात है। इसका प्रयोग करने वाला व्यक्ति रोग रहित दीर्घायु महाबलवान है, तो इनकी यही होगा भाई, रसायन सेवन से कोई नई बात नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, कांत है प्रजानाम सिद्धार्थ चंद्र आदित्य समद्युति। चंद्र मतलब चंद्रमा, आदित्य मतलब सूर्य का पर्याय होता है ना। पढ़ते थे ना, सूर्य रवि भानु दिनकर आदित्य, ऐसे करके पढ़ते थे। देखो क्या कह रहा भाई, इसका प्रयोग करने वाला व्यक्ति जनता के बीच में, कांत है प्रजानाम मतलब चमकता है, प्रजा के बीच में चमकता है, जनता के बीच में अपनी प्रतिभा आदि गुणों के कारण सुंदर कांति वाला, अपने मनोरथ को सिद्ध करने वाला, चंद्रमा और सूर्य के समान तेजस्वी होता है। सिद्धार्थ अपने कार्य को सिद्ध करने वाला, ठीक है। चंद्र चंद्र आदित्य समद्युति, चंद्रमा और आदित्य के समान चमकदार होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पूछ लेंगे आपसे। अगला आता है सूतम धारियत सत्वम आर्सम, और
उसको जैसे ही सुनता है, सुनते ही धारियत मतलब कुछ भी सुन लेता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ तुरंत दिमाग में घुस गया, तुरंत याद हो गया। और उसका जो सत्व है वो आर्स मतलब ऋषियों के समान उसका सत्व हो जाता है। च परिवर्तिते धरणीधर सारस्य वायु न सम विक्रम है। आगे क्या कह रहा है कि वो जैसे ही क्या करता है, तेजस्वी होता है, जो कुछ भी अध्ययन करता है या फिर सुनता है उसको तुरंत धारण कर लेता है, तुरंत याद कर लेता है। और उसका मन ऋषियों के समान शुद्ध रजतम से रहित होता है, मतलब सात्विक होता है और सत्व गुण से प्रदान होता है। इसका प्रयोग करने वाला व्यक्ति पर्वत के समान दृढ़ होता है। पर्वत का सार लोह उसके समान दृढ़ होता है, वायु के समान पराक्रमी होता है, वायु के समान विक्रम या फिर पराक्रमी होता है। यदि ज्ञात या अज्ञात स्थान में विष का भक्षण कर जाए तो उसके शरीर में विष का प्रभाव भी नहीं होता है। सब बहुत ही विषम च अस्य गात्रे संपद्यते विषम। ऐसी लाइन एक आगे भी आएगी, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये अपने को 2 लाइन याद रखनी। कैसे याद करोगे? सिद्धार्थ नाम का एक लड़का है, वो ब्रह्म रसायन का सेवन करता है ना। सिद्धार्थ नाम का लड़का जो क्या करता है, ब्रह्म रसायन का सेवन करता है। जैसे ही वो ब्रह्म रसायन का सेवन करता है, अब उसकी बुद्धि इतनी तेज हो गई कि उसको सुनते ही याद हो जाता है। तो आपको 3 शब्द याद रखने हैं, सिद्धार्थ, ब्रह्म रसायन, श्रुतम धारियत। तो सिद्धार्थ से कांतः प्रजानाम सिद्धार्थ, ये सिद्धार्थ नाम आए तो आप ब्रह्म रसायन लगा देना, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, श्रुतम धारियत, ये श्रुतम धारियत वाला आ गया, तो श्रुतम धारियत वाला है तो पूरा ऐसे एक एक शब्द तो आएगा नहीं, पूरा आएगा। तीसरा, धारियत से याद करना, धरणीधर भी याद रख लेना, धारियत से ही धरणीधर भी याद रखना, धरणीधर सारस्य वायुना संविक्रम। तो ये 2-3 बातें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है, इसको भी आप थोड़ा सा अंडरलाइन करें, ठीक है। तो ये बातें हो गई, किसकी हो गई भाई, ये ब्रह्म रसायन की फलश्रुति। आगे देखो, अपन आगे चलते हैं। अब अगला जो अपना रसायन आता है, 2 अपन ने कहा भाई, प्रथम ब्रह्म रसायन, द्वितीय ब्रह्म रसायन। अब बात करते हैं अपन च्यवनप्राश की बात कर। जो बातें अपन कर रहे हैं ना वो इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है, ज्यादा याद करने की कोशिश करेंगे सारा भूल जाएंगे, ठीक है। चलो इसके बाद में देखो, बात करते हैं अपन सबसे पहले च्यवनप्राश की। च्यवनप्राश में अपन जानते हैं भाई, आचार्य चरक और आचार्य सारंगधर 2 जनों ने जो है वो च्यवनप्राश के बारे में बताया। अपन जो बनाते हैं ना कॉलेज में अपन बनाते हैं, वो सारंगधर के द्वारा जो बताएगा वो बनाते हैं। जो अवेलेबल है ना आज के दिन औषधियां, वो ये वाली है। आचार्य चरक वाली औषधियां जो है आसानी से मिलती नहीं है। इवन इसकी बात नहीं कर रहा मैं, पूरी अगर मैं चरक संहिता की बात करूं तो सारी औषधियां जो है वो मिलना बहुत मुश्किल है ना। देखिएगा, च्यवनप्राश की बात करें, चरक ने कहा कि भाई इसमें 36 ड्रग्स हैं, और सारंगधर कहते हैं कि भाई 39 है। ऐसा नहीं है कि चरक ने यहीं पे 36 बताया है। चरक ने कहा कि जो धूमपान होता है ना, जो प्रायोगिक धूमपान होता है, उसकी जो धूम नेत्र की लंबाई होती है वो भी 36 ही होती है, ठीक है। और कहा कि जो तंत्र युक्ति है, तंत्र युक्ति के भेद भी इन्होंने कितने बताए, तंत्र युक्ति भी इन्होंने कहा भाई 36 प्रकार की ही होती है। और एक उन्होंने व्रण उपक्रम की भी बात की, व्रण उपक्रम, वो भी इन्होंने कहा भाई 36 होते हैं। आचार्य सुश्रुत ने हालांकि 60 बताए, लेकिन चरक ने वर्ण उपक्रम कितने बताए, 36 बताए। तंत्र युक्तियां कितनी प्रकार की, 36 प्रकार की बताई। और उन्होंने प्रायोगिक धूम नेत्र की लंबाई भी जो है वो कितनी बताई, 36 बताई है। और च्यवनप्राश की औषधियां भी कितनी बताई हैं आचार्य चरक ने, 36 बताई। वही आचार्य सारंगधर की बात करें, इन्होंने 39 बताई। देखिए सबसे पहले यहीं से शुरू होता है, बिल्व, अग्निमंद, शोनाक, कास्मर्य, पाटला, है ना, 10 मूल वगैरह वो तो है ना, ये सारी चीजें। अपने को देखो कंटेंट पे ज्यादा नहीं जाना है, ठीक है। जो कहीं पे क्वेश्चन आने की संभावना है वो अभी अपन बात करेंगे। इसके अंदर एक शब्द आता है गत रस, देखिए गत रस करके एक शब्द आता है। इसका मतलब बस अपने को पता होना चाहिए, एक बार पूछा गया था कि गत रस का मतलब क्या होता है। गत रस का मतलब होता है क्वाथ, और जात रस भी आता है, उसको मतलब होता है अवले, ठीक है। चलिए नीचे आते हैं, एक बार देखिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ क्वाथ कितना शेष रखा जाए, है ना, ये सारी बातें इसमें लिखा हुआ है कि गतरस है ना, पढ़ोगे तो इसमें दिखेगा कि गतरस का मतलब क्वाथ होता है, छोड़ेगा। अब देखिएगा इसके अंदर जो आंवले की संख्या है वो कितनी बताई, वो 500 ताजे आंवले लेने हैं। अब देखो अपन 3 चीज अपन पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले अपन ने कहा भाई 3000 आंवले लेने, ठीक है। उसके बाद में उसके आधे लगभग कर दिए तो 1000 हो गए, है ना, एकदम मैं वैसे नहीं बता रहा हूँ, आगे से आगे कम हो रहे हैं, इसके आधे किए तो 500, है ना, मतलब कम करते जा रहे हैं। सबसे पहले 3000 लिए, उसके बाद में 1500 की बजाय 1000 याद रखना, और उसके बाद में 500। तो च्यवनप्राश में कितने भाई, 500 अपन ने कर लिए। ये आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहले पहला ब्रह्म रसायन है, उसके बाद दूसरा, उसके बाद में च्यवनप्राश।
ठीक बात है, इसमें अपन ने 500 ताजे आंवले ही लिए हैं। ठीक है, आपने क्या किया 500 ताजे आंवले को लेकर एक कपड़े में पोटली बनाकर क्वाथ में छोड़ दे, जब आंवला उबल जाए तो उसे बाहर निकाल ले, और क्वाथ द्रव्य का रस जब क्वाथ में भली प्रकार से आ जाए और द्रव्य नीरस हो जाए तो क्वाथ को छानकर द्रव्य को फेंक दे। अब वो अच्छे से वो उबालोगे तो उसका जो रस है वो बाहर निकल आएगा, पीछे आंवले की गुदी बचेगी बस। अब आंवले से गुठली को अलग कर कपड़े में घिसकर आंवले को छान ले, रेसे को बाहर फेंक दे, है ना, वही बात। छने हुए मात्रा का 6 पल गोघृत। अब देखो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, 6 पल गोघृत लेना है, 6 पल तिल तेल लेना है, और 6 पल ही अपने को मधु लेना है। 6 पल ही अपने को मधु लेना, तीनों चीजें आपको ध्यान में रखना है। 6 6 6 6 पल गोघृत, 6 पल तिल का तेल, और 6 पल मधु। अब देखो जब भी एक जैसी चीजें आई ना, वहां पे अपने को दिमाग लगा लेना है थोड़ा सा। जब अपन प्रथम ब्रह्म रसायन पढ़ रहे थे, उस दिन अपन ने कहा कि भाई उसमें गोघृत भी है, मतलब घृत कहा था अपन ने। कितना? त्रीणी, 3 आडक घृत की बात अपन ने की थी। उसमें तिल तेल भी था, कितना था? 2 आडक था। पूरा अपन ने क्या कहा भाई, 5 आडक हो जाएगा। तो अपन ने कहा भाई इसका 50% आधा क्या होगा? मधु होगा। स्नेहार्थ, मधु के लिए क्या शब्द यूज में लिया? स्नेहार्थ। स्नेह का आधा भाग क्या होगा? मधु होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जिस दिन आप प्रथम ब्रह्म रसायन पढ़ो, उस दिन ये भी पता होना चाहिए कि 6 पल की मात्रा में है, किस में? च्यवनप्राश में। कौन कौन? तीनों चीज, गोघृत, तिल और मधु। जिस दिन च्यवनप्राश पढ़ो उस दिन पता होना चाहिए कि जो प्रथम ब्रह्म रसायन है उसमें गोघृत 3 आडक और तिल तेल 2 आडक और घृत, सॉरी मधु, मधु जो है या फिर छोद्र वहां पे लिखा हुआ है स्नेहार्थ। छोद्र कितना होना चाहिए? जो स्नेह है उसका आधा। ठीक है, दैट्स इट। इसके अलावा देखो क्या क्या याद रखना है। पहली चीज 500 ताजे आंवले, दूसरी, तीसरी, चौथी चीज, पांचवी चीज वंश लोचन, 4 पल वंश लोचन, 2 पल पीपली, इलायची, दालचीनी, तेजपत्र, नाग केसर, मिलित रूप से 1 पल। और इलायची, दालचीनी, इलायची मतलब एला, दालचीनी, तेजपत्र और नाग केसर मिलित रूप से, और इनको मिलित रूप से क्या बोलते हैं? इधर आ जाओ। 4 चीजें हैं, एते दाना, एला, तेजपत्र, दालचीनी, नाग केसर। एते दाना को क्या बोलते हैं? चतुर्जात बोलते हैं। चतुर्जात की मात्रा कितनी? 1 पल मात्रा है। चतुर्जात कितना? 1 पल। इन सब को कपड़ छान चूर्ण बनाकर उसी में डालकर चलाकर मिला दें, इस प्रकार ये उत्तम च्यवनप्राश रसायन तैयार हो जाता है। ठीक बात है। अब देखो, 500 ताजे आंवले, 6 पल गोघृत, 6 पल तिल तेल, 6 पल मधु, 6 के बाद आ जाओ 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद 1। ठीक है, ये क्या थे? ये 6 6 6 है। 4 है, अब 4 का आधा 2, 2 का आधा 1। वंशलोचन है, पीपली है, और एते दाना या फिर चतुर्जात। अब चूंकि अपन यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? चतुर्जात पढ़ रहे हैं, तो एते दाम भी याद कर लो भाई। अगर नाग केसर की जगह मरीच आ जाए, इसको कटु चतुर्जात बोलते हैं। और अगर आगे कुछ भी नहीं आए, सिर्फ एते दाई हो, मतलब 3 ही चीज हो, एला, तेजपत्र और दालचीनी हो, इसको अपन त्रिजात बोलते हैं। तो ये बात अपन ध्यान में रख लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, बहुत ही आसान आसान चीजें हैं। आप चाहो तो एक छोटा सा डब्बा बना लोगे, उसमें पूरा का पूरा च्यवनप्राश में से जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो सारे अपन नोट कर सकते हैं। अब देखो, लास्ट में च्यवनप्राश के लिए एक अच्छी बात कह दी है, परम उक्तो रसायन। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि परम उक्तो रसायन किसको कहा गया है? परम उक्तो रसायन च्यवनप्राश को कहा गया। आज तो आपने पढ़े ही 3 है, लेकिन कल आप इंद्र रसायन पढ़ोगे, कल आप इंद्रोक्त रसायन पढ़ोगे, है ना, आप आम्लक घृत रसायन पढ़ लोगे, आप पीपली वर्धमान रसायन पढ़ोगे। उस दिन आपको नहीं पता रहेगा कि परम उक्तो रसायन किसको बोल दिया। तो किसको बोल दिया भाई? च्यवनप्राश को बोल दिया। तो ये तो पहली कुछ बातें हुई जो अपने को च्यवनप्राश से संबंधित याद करनी थी। अब अपन ने कहा था भाई, चरक ने तो बताई 36 और सारंगधर ने बताई 39। थोड़ा सा डिफरेंस आता है, कुछ बातें यहाँ पे आती हैं। क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है, जो कंटेंट होता है उसमें से कौन सा क्वेश्चन आता है। कह रहा है कि च्यवनप्राश में अष्टवर्ग की कितनी औषधियां हैं? तो कितनी है भाई? 5 औषधियां हैं। अष्टवर्ग की 5 औषधि। ठीक है, कौन कौन सी नहीं है ना? अष्टवर्ग की बस ये याद रख लो कौन कौन सी नहीं है। महामेदा, क्षीर, काकोली और वृद्धि। जैसे मेदा है, महामेदा नहीं है। काकोली है, क्षीर काकोली नहीं है। रिद्धि है, वृद्धि नहीं है ना?
कौन कौन सी हो जाती टोटल? जीवक, ऋषभक, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, रिद्धि, वृद्धि, ये होती है टोटल। ठीक है, लेकिन इसमें से कौन कौन सी नहीं है? ये तीन नहीं है। इसी यही क्वेश्चन आता है सारंगधर के लिए कि बताइए सारंगधर के अनुसार अष्टवर्ग की कितनी औषधियां? तो वहां पे 7 है। कौन कौन सी है उसमें? ये दोनों उसमें है, महामेधा और क्षीर काकोली है। कौन नहीं है? वृद्धि उसमें भी नहीं है। तो वृद्धि ना चरक ने बताई और न सारंगधर ने बताई। तो ये आप बात याद रखनी है आपको कि चरक के अनुसार 5 औषधियां अष्टवर्ग की है, ठीक है, 3 नहीं है, और सारंगधर के अनुसार 7 औषधियां हैं, 1 नहीं। ठीक है, तो ये बात हो। इसके बाद में देखो अगली कुछ बातें, ये तो हो गई च्यवनप्राश की, जो नॉर्मल उसके इसकी फॉर्मेशन थी उसकी बात अपन ने कर ली। इसके बाद आगे अपन बात करते हैं, च्यवनप्राश के गुणों की बात अपन थोड़ी सी कर लेते हैं। च्यवनप्राश के गुणों की अगर अपन बात करें तो देखिएगा, च्यवनप्राश के गुणों में सबसे पहले देखो क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, काश श्वास हरश्च एवं विशेषण उपदिश्यते क्षीण छतानाम वृद्धानाम बालानाम च अंगवर्धनम। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। जो क्षीण है, छत से, क्षीण से, छत से, इन सब से पीड़ित है, वृद्ध है, बालक है, इनके अंग वर्धन है ना, इनके अंग वर्धन के लिए जो औषधि ली जाती है, जो श्रेष्ठ औषधि है, वो कौन है भाई? च्यवनप्राश। अब देखो थोड़ा सा अपन इसको पढ़ते हैं पहले। कह रहा है कि ये काश को विशेष रूप से नष्ट करने वाला होता है। जो व्यक्ति छत से, क्षीण से या वृद्ध हो गया हो, बालक है, उसके अंगों को बढ़ाने वाला होता है। कौन? च्यवनप्राश होता है। क्या करता है? रस रक्त आदि धातुओं को बढ़ाता है। इसके अलावा स्वर क्षय, उरो रोगम, हृद रोगम, वात शोणितम, पिपासा, मूत्र शुक्र स्थान, दोषांश से अप कर सकती। ये अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है, ये वाला अभी आया था शायद, अभी 2025 का क्वेश्चन है ना, यहाँ से एआईए पीजीटी 2025 में आया क्वेश्चन, 2025 में क्वेश्चन आया था। पिपासा, मूत्र शुक्र स्थान, दोषांश से अप कर सकती। हो सकता है इसके ऊपर नीचे से, लेकिन इसी में से कोई सी एक लाइन आई थी। ठीक है, तो पूछा था किसके लिए? तो अपन ने कहा भाई च्यवनप्राश के लिए। ठीक है, तो देखो यहां पे जो ऊपर जो लाइन बताई अपन ने, क्या कहा भाई? क्षीण छतानाम वृद्धानाम बालानाम चंगवत। इसी प्रकार की एक लाइन आती है जब अपन उन्माद पढ़ते हैं, उन्माद अपस्मार, ये जब पढ़ते हैं, महापेशाची घृत, महापेशाची घृत आता है। महापेशाची घृत में एक लाइन आती है, बुद्धि स्मृति क्रम च एव बालानाम चंगवर्धनम। मतलब उसी प्रकार की, देखिए यहाँ पे बालानाम चंगवर्धनम है, यहाँ पे भी यही है, इसी प्रकार से बात आती है। ठीक है, तो किसके लिए आता है ये? महापेशाची घृत के लिए कहा गया है, ये वाली बात। बुद्धि स्मृति कर की बात है तो ये होगा। तो अपन भी समझ रहे हैं, जो क्षीण व्यक्ति है, छत से पीड़ित है, वृद्ध है, उसको क्या दोगे आप? उसको आप च्यवनप्राश दोगे। और महापेशाची घृत, जो पेशाच का, पेशाच मतलब भूत पेशाच होता है ना, उनका तो वो क्या होगा? उन्माद अपस्मार वाला होगा। तो उसकी क्या होगी? बुद्धि स्मृति खराब हो रही है, तो बुद्धि स्मृति क्रम, बुद्धि स्मृति को ठीक करने वाला चाहे बारा नाम चंगवर्धनम, वो कौन होगा? महापेशाची घृत होगा। ये बात ध्यान में रखनी है, 2 स्टार लगे हुए हैं, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, इंपॉर्टेंट। इसके बाद देखो आगे अपन चलते हैं, ये लिख सकते हो आप चाहो तो, यहाँ पे थोड़ा सा इसको रेफरेंस लगा के लिख सकते हैं कि महापेशाची घृत की बात कही गई है। इसके बाद आगे अपन चलते हैं, पिपासा मूत्र शुक्र स्थानम दोषांश से अपकर्षति। और क्या कर रहे भाई? हृदरोग, वात रक्त और तृष्णा रोग को दूर करता है, और मूत्रा से शुक्र में रहने वाले विकृत वात, पित्त और कफ को दूर करता है। देखो नीचे लिखा हुआ है, कह रहा है कि ये मूत्र शुक्र स्थान दोषांश से अपकृत, मतलब दोषों को क्या करता है? निकाल देता है। इसके बाद में आगे कह रहा है, अस्य मात्रा प्रयोजित यो उपरुंध्यात न भोजनम। अब देखो यही बात अपन ने वहां पे भी कही थी, मैंने कहा था भी प्रथम ब्रह्म रसायन के लिए बात कही गई है, थोड़ा सा अपन पढ़ लेते हैं। उसका मतलब ये था कि भाई इतना मत खाओ कि आपकी जो आहार मात्रा है वो किसी प्रकार से प्रभावित हो जाए, है ना, मतलब वो किसी प्रकार से उसमें रुकावट आए। वही बात इसके लिए भी कही गई है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप पढ़ लीजिए, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, कभी आ जाए बाई चांस तो अपन कह सकते हैं, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे कह रहा है, अस्य प्रयोगात च्यवन सुवृद्धो अभूत पुनर्युवा। तो कह रहा है भाई च्यवन ऋषि थी, उन्होंने इसका प्रयोग किया और वो वापस क्या हो गए? युवा हो गए। तो ये वाली लाइन भी नहीं पूछी जाएगी भाई च्यवन ऋषि ने किसका सेवन किया? च्यवनप्राश का किया, तो कोई नई बात नहीं है। आगे कह रहा है, मेधाम स्मृतिम कांति मन आमयत्व आयु प्रकृष्ट है बल बलम इंद्रियाणम स्त्रीसु परहर्ष परम अग्नि वृद्धि। और क्या होता है? ये परम अग्नि वृद्धि। दो बात हो गई, एक तो क्या कह रहा है? परम उक्तो रसायन, क्या कहा अपन ने? परम उक्तो रसायन। दूसरा परम अग्निवृद्धि। दोनों बात आपको याद रखनी,
अग्नि वृद्धि के लिए सबसे अच्छी चीज कौन है भाई? च्यवनप्राश की बात हो रही है। देखो थोड़ा सा पढ़ लो। च्यवनप्राश रसायन की मात्रा बल के अनुसार इतनी खिलाई जाती है जिससे भोजन की मात्रा में न्यूनता नहीं हो सके, भोजन की मात्रा में किसी प्रकार की कमी ना हो। इसके प्रयोग से अत्यंत वृद्ध च्यवन ऋषि पुनः युवा हो गए थे। इसके सेवन करने वाले व्यक्तियों की मेधा, स्मरण शक्ति, शरीर की कांति, आरोग्य, आयु की वृद्धि, इंद्रियों में बल, मैथुन करने की शक्ति, जठराग्नि का अत्यंत वृद्धि, शारीरिक वर्ण की स्वस्थता और वायु का अनुलोमन होता है। और विशेषकर कुटी प्रवेश की विधि से इसका प्रयोग किया जाए तो वृद्ध पुरुष भी अपनी वृद्धता के लक्षणों को त्याग कर युवा बन जाता है। तो ये कुछ बातें अपन ने किसके लिए कही भाई? च्यवनप्राश के लिए अपन ने कुछ बातें की। ठीक है, तो ये कुछ बात। जरा कृतम रूपम आस्य सर्वम विभूति रूपम नव यौवन से, ये लाइन आ सकती है किसके लिए भाई? च्यवनप्राश के लिए। परम अग्नि वृद्धि किसके लिए? ये च्यवनप्राश के लिए। ऊपर अपन ने कुछ बातें कही भाई, कंटेंट कौन कौन से हैं? 500 ताजे आंवले हैं, 6 3 चीजें, 4 2 1। ठीक है, इतना सा याद करना है। इसके बाद में क्षीण शतानाम, वृद्धानाम, बालानाम, संवर्धनम। चरक ने जो 3 नहीं बताई, कौन सी? महामेधा, क्षीरकाकुरी और वृद्धि। अब सारंगधर ने वृद्धि नहीं बताई, बाकी अश्वत्थ की 7 औषधियों की बात की गई। ठीक है, एक ये परम अग्नि वृद्धि, ये भी अपन याद करेंगे। इसके बाद में देखो अगली जो चीज आती है वो आता है अपना आम्लक रसायन। और आम्लक रसायन में क्या होता है? इसको चतुर्थ आम्लक रसायन बोलते हैं। वैसे इसको क्या बोलते हैं? चतुर्थ आम्लक रसायन बोलते हैं। चतुर्थ आम्लक रसायन में 4 प्रकार के इसके रसायन होते हैं, 4 तरीके से इसका सेवन किया जाता है। आम्ला हरित की, आम्ला विभित की, हरित की विभित की और आम्ला हरित की विभित की। इन चारों योगों में से किसी एक योग को लेकर गीली पलाश की छाल से बांधकर, अर्थात चारों तरफ से गीली छाल लपेटकर उसके ऊपर गीली मिट्टी 1 अंगुल मोटा इसे छाया में सुखा दे। ये सारी बातें इसमें, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या क्या आपने को ध्यान में रखना है? एक तो इसको 4 होते हैं, 4 कौन कौन से होते हैं बस पढ़ लिया अपन ने, है ना? 4 इसके योग बना दिए। एक इसमें किसका प्रयोग किया जा रहा है भाई? प्लास त्वक का यूज किया जा रहा है, प्लास की छाल का प्रयोग इसमें किया जा रहा है। ठीक है, और क्या कह रहा है? भक्षेद न अन भुक्त्योत उक्तेन विधिना। इसको जो है, इसके जो सेवन कर रहे हो आप, किसका? चतुर्थ आम्लक रसायन का अगर आप सेवन कर रहे हो, उसका सेवन करते समय आपको क्या नहीं करना है? भक्षेद न अन, आपको अन्न का सेवन नहीं करना है। अगर आपको अधिक भूख लग रही है तो आप केवल दूध का ही सेवन कर सकते हैं। तो पूछा जा सकता है केवल दूध का सेवन जो है वो कौन से में करते हैं? ठीक है, तो अपन कहेंगे भाई केवल दूध का सेवन जो है वो अपन चतुर्थ आम्लक रसायन में करते। ठीक है, तो आज जो है अपन इतनी बातें करेंगे, कल अपन जो है वो हरित की आदि रसायन की बात अपन करेंगे। ठीक है, चलिए।